एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो देखते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेस लाइक ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? जो भी हम काम कर रहे हैं लाइफ को जीने के लिए, वो क्या होगा, लाइफ प्रोसेस में आएगा। जैसे कि एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, वो सब क्या आएगा, लाइफ प्रोसेस के अंदर में आएगा। फिर उसके आगे है ऑल द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म द जॉब ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो वही इसने कहा है कि जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, वो क्या होता है, लाइफ प्रोसेस होता है। फिर इसके बाद है लाइफ प्रोसेस। तो इसमें क्या है, इसमें एग्जांपल्स हैं लाइफ प्रोसेस के, ग्रोथ, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल। फिर आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, इसने डेफिनेशन क्या लिखी है न्यूट्रिशन की, द होल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड। जिस प्रोसेस से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना क्या करे, फूड ऑब्टेन करे, वो क्या हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास न्यूट्रिशन होगा। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से? तो न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप के। एक होता है प्लांट्स में, एक होता है एनिमल्स में। जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, और जो एनिमल्स में होता है वो होता है हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप क्या होता है, ऑटोट्रॉप वो होता है जो अपना खाना खुद बना सके, वो क्या होगा, ऑटोट्रॉप होगा। और एनिमल्स क्या है, हेटरोट्रॉप है, जो किसी और पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, जैसे प्लांट्स या अदर एनिमल पे अपने खाने के लिए डिपेंडेंट हो, वो होंगे हेटरोट्रॉप। क्योंकि प्लांट्स में क्या होता है, हमें पता है प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, जिससे अपना खाना खुद बना सकते हैं। और एनिमल्स क्या करते हैं, उनसे अपना खाना एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर आते हैं हम अगला, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, इसमें भी वही है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। तो सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक में डिफरेंस देखते हैं। तो देखते हैं ऑटोट्रॉपिक क्या होता है। kinds of nutrition in which inorganic materials like CO2, water, etc. are utilized to prepare organic food by process of photosynthesis। तो ऑटोट्रॉपिक मैंने बताया आपको कि क्या होता है, जिसमें CO2, वाटर, ये सब क्या हो रहा हो, यूज कर रहा हो खाना बनाने के लिए, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स में होता है। फिर है हेटरोट्रॉपिक, kinds of nutrition in which inorganism do not possess the ability to synthesize their own food। इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के पास वो क्षमता नहीं है कि वो खुद का खाना खुद बना सके, वो दूसरे से अपना खाना लेगा। दे डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चाहे हम डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम किस पे डिपेंडेंट हैं, ऑटोट्रॉप पे। अगर हम एनिमल से भी ले रहे हैं तो एनिमल कहाँ से ले रहा है, ऑटोट्रॉप से ले रहा है। जैसे कि अगर हम, जैसे शेर अगर हिरन को खा रहा है तो हिरन क्या खा रहा है, हिरन तो घास ही खा रहा है। तो इनडिपेंडेंटली, इनडायरेक्टली शेर किस पे डिपेंडेंट हो गया, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट हो गया। तो ये था हमारे पास ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। अब आते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स। तो वही जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। एंड ऑटोट्रॉप्स यूज क्या करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सनलाइट, वाटर, CO2 एंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट। तो किस में कन्वर्ट कर देते हैं उसे, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक इन CO2 and H2O and convert these into carbohydrate in presence of chlorophyll, sunlight is called photosynthesis। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किससे फुलफिल होता है, ऑटोट्रॉप से फुलफिल होता है। वो क्या लेते हैं, CO2 और H2O लेते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और इसी को हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फिर हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जिससे कि ये बनता है हमारा ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे है 6CO2 + 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल क्या देगा हमें, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये इक्वेशन है हमारे पास ग्लूकोज बनने की। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और ये यहाँ पे इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होता है। तो उसके लिए यूज होता है पहला सनलाइट,
क्लोरोफिल, सनलाइट ऑब्जर्व बाय क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल में क्या होता है, स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा क्या करता है, उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर है हमारे पास CO2। CO2 क्या करती है, एंटर्स थ्रू स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज बाय एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ऑन लीफ। स्टोमेटा क्या करता है, CO2 को अंदर लेता है, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है। एंड फिर हमारे पास वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट से सॉइल में क्या लिया जाता है, वाटर और डिजॉल्व लाइक नाइट्रोजन, मिनरल्स वगैरह लिए जाते हैं वाटर की फॉर्म में सॉइल से प्लांट के द्वारा। फिर है हमारे पास साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। फिर है हमारे पास मेन इवेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट को। फिर है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। प्लस स्प्लिटिंग ब्रेकिंग ऑफ वाटर, और वाटर भी क्या होता है, ब्रेक होता है किस किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। फिर हमारे पास थर्ड है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, CO2 किस में रिड्यूस हो गई, कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो गई। फिर है स्टोमेटा का क्या काम होता है, स्टोमेटा क्या होता है पहले वो देखते हैं। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, छोटे छोटे छेद जो होते हैं लीफ पे, वो क्या होता है, स्टोमेटा होता है। इसका फंक्शन है पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस CO2 एंड O2, यानी कि CO2 को अंदर लेना और O2 को छोड़ना, ये किसका फंक्शन है, ये है स्टोमेटा का फंक्शन। फिर सेकंड है लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि रात के दौरान जो प्लांट के सरफेस पे वाटर आ जाता है, वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। इससे क्या होता है, लॉस होता है वाटर का लार्ज अमाउंट में। तो ये भी किसका फंक्शन है, ये भी स्टोमेटा का फंक्शन है। ये हमारे पास इसका डायग्राम है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये तो था हमारे पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है। सबसे पहले है होलोजोइक, फिर है सेप्रोफिटिक, फिर है पैरासिटिक। तो होलोजोइक क्या होता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं और ब्रेक कर देते हैं बॉडी में। जैसे कि एग्जांपल है अमीबा कॉमा एनिमल्स। फिर है सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर, कि जो खत्म हो रहा हो मैटर उस पर जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेगा उससे, वो क्या होगा, वो सेप्रोफिटिक उसमें आएगा, न्यूट्रिशन में आएगा। जैसे कि हमारे पास है फंगी, फंगी क्या होता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में आता है। फिर है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या हुआ, पैरासिटिक लाइक इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। जैसे एग्जांपल है कैस्कटा प्लांट पैरासाइट टिक्स एटसेट्रा, यानी कि किसी दूसरे की बॉडी से वो अपना खाना ले रहा है, एज अ होस्ट वो उसकी बॉडी पे है। जैसे हमारे पास है कैस्कटा, एक एग्जांपल है इसका, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, कि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड ऑब्टेन करते कैसे हैं। फिर है यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म आपने क्लास 9th में पढ़े थे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या था, जिसमें सिंगल सेल्ड हो, मल्टी सेलुलर मतलब जिसमें बहुत सारी सेल्स हों। तो फूड इज टेकन अप थ्रू एंटायर सरफेस। तो यूनिसेलुलर में क्या होता है, पूरा सरफेस उसका खाना ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमीबा और पैरामेशियम। पैरामेशियम हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, अमीबा और पैरामेशियम। एंड अमीबा में क्या होता है, ये होता है पहला न्यूक्लियस होता है, फूड पार्टिकल आया जैसे उसके पास, यहाँ पे डायग्राम से भी दिखाया गया है। फिर वो उसके चारों ओर अपना घेरा बना देता है और उसको अपने अंदर ले लेता है। यहाँ पे इसने प्रोसेस भी दिखाई है। इसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। पहले क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा सेल मेम्ब्रेन का, टेक इन फूड उसने अंदर ले लिया, उसके बाद डाइजेशन होगा फूड का इन फूड वैक्यूल में। उसके बाद है अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड बच जाएगा वो मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड इज थ्रोन आउट, तो उसको सरफेस ऑफ सेल पे लाके वो बाहर फेंक देगा। तो ये था हमारे पास अमीबा का न्यूट्रिशन प्रोसेस। फिर हमारे पास पैरामेशियम का जो हमारे पास है न्यूट्रिशन प्रोसेस, वो है सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। इसमें क्या होता है, सीलिया होता है पूरी बॉडी में,
टेक इन फूड, जो फूड अंदर लेता है एट अ स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक स्पॉट पे उसको लेता है। फिर है स्टेप्स इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो जो स्टेप्स आते हैं, पहला है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, तीसरा चौथा है असिमिलेशन एंड पांचवा है एजिशन। तो देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में, तो ह्यूमन बींग्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमारे अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक और ये दिया है ऑर्गन और उसका काम दिया है। पहला है माउथ, माउथ क्या करता है, इनटेक ऑफ फूड, होल फूड अंदर लेता है। फिर दूसरा है टीथ, टीथ क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं, खाने को बारीक करने का काम करते हैं। फिर है हमारे पास टंग, टंग का क्या काम होता है, रोलिंग ऑफ फूड, यानी फूड को अच्छे से मिक्स करना, किसके साथ मिक्स करना, सलाइवा के साथ। फिर वो है फोर्थ है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा प्लस म्यूकस। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का ये होता है रिलीज, और वो क्या होता है, मिक्स होता है फूड में। फिर हमारे पास है ओसोफेगस, ओसोफेगस में क्या होता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या होता है, धीरे धीरे माउथ से अंदर फूड जाता है ओसोफेगस से, और कहाँ की तरफ जा रहा है वो, स्टमक की तरफ। फिर हमारे पास स्टमक, स्टमक क्या करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस, यहाँ से क्या आता है, गैस्ट्रिक जूस आता है जो कि खाने को पचाने में हेल्प करता है हमारे पास। गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास क्या क्या है, जैसे कि है पेप्सिन, HCl, म्यूकस। तो पेप्सिन में एंजाइम दैट ब्रेक डाउन दी प्रोटीन, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा वो क्या होता है, वो पेप्सिन होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक एक जो गैस्ट्रिक जूस है उसका क्या काम है हमारे पास। फिर है हमारे पास HCl, HCl क्या होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक, HCl से वो एसिडिक हो जाता है फूड। म्यूकस प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, तो हमने देखा था जब हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ा था, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर म्यूकस की लेयर हमारे स्टमक में ना हो तो हमारे स्टमक को क्या कर देगा, जला देगा। तो HCl इसलिए हमारे उसमें प्रोटेक्टिव लेयर होती है स्टमक में म्यूकस की, जिससे कि हमारा पेट बच जाता है HCl से जलने से। फिर है आगे हमारे पास, फिर फूड स्टमक से कहाँ आगे गया, स्टमक से आगे जाता है स्मॉल इंटेस्टियल में, यानी कि जो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का रास्ता होता है, उसमें क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में। फैट्स ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में, एंड प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड्स में। फिर है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विली होता है। विली किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कई बार पूछ लेता है कि क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है हमारे पास विली। और विली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू ब्लड में एब्जॉर्ब करता है फूड को। फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रेशन, तो किस चीज का सेक्रेशन होता है इसमें, लीवर से होता है बाइल जूस का, एंड पेनक्रियास से होता है पेनक्रेटिक जूस का। तो जब लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है उससे क्या होता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। तो जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो किसमें ब्रेक डाउन होते हैं, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। फिर है हमारे पास पेनक्रियास, तो पेनक्रियास से क्या रिलीज हुआ, पेनक्रेटिक जूस रिलीज होता है हमारे पास पेनक्रियास से। और उसमें है सबसे पहला ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन से क्या होता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है। फिर लाइपेस, लाइपेस से क्या होता है, फैट्स ब्रेक डाउन होता है ग्लाइसरॉल में। फिर है हमारे पास प्रोसेस है एक इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स बाय बाइल जूस, बाइल जूस के द्वारा जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। फिर फूड अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। वहां क्या हुआ, वहां हमारे पास एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी उसमें एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है वो सब क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। एंड द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस, तो जो बाकी जो बच गया, जो जो मतलब वेस्ट है हमारे पास, वो कहाँ आ गया, वो एनस के द्वारा बाहर आ गया हमारी बॉडी से। तो ये डायग्राम है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारा बताया गया है कि क्या कहाँ से रिलीज होता है और कौन सा बॉडी ऑर्गन कौन सा है।
फिर है, तो ये हो गई हमारे पास डाइजेशन प्रोसेस खत्म। फिर आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हुआ? रेस्पिरेशन फर्स्ट involves gaseous exchange intake of oxygen from atmosphere and release of CO2। तो रेस्पिरेशन में क्या हुआ? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। सेकंड है ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ब्रेक डाउन ऑफ क्या हुआ? सिंपल फूड, किसमें? इनसाइड द सेल में, सेल के अंदर फूड ब्रेक डाउन हुआ, उसी को हम क्या करें? सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर है हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले ग्लूकोज कहाँ गया? साइटोप्लाज्म गया, वहां से पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी में ब्रेक हुआ। फिर हमारे पास एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या निकला? एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी निकल गया, और इसी को फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरिक एसिड इनटू एथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी बाय यीस्ट। तो ये कहाँ यूज होती है? ये प्रोसेस कई जगह यूज होती है हमारे पास, जैसे ब्रेड वगैरह बनाने में। एंड फिर है हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में, ये कहाँ होता है? मसल्स में। जब कोई एथलीट भागता है तो वहाँ पे क्या आता है? वहाँ पे भी लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। एंड इसमें क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल फटीग, इट ऑकर्स आफ्टर रिगरस एक्सरसाइज। तो जब रिगरस एक्सरसाइज करते हैं हम तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल्स में, जिसके कारण वहाँ पे क्या रिलीज होता है? लैक्टिक एसिड रिलीज होता है, और मसल्स क्या होती हैं? फटीग हो जाती हैं उन्हें। फिर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी में ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज। फिर है हमारे पास रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। फिर सबसे पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसे क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। एंड एनाएरोबिक में हम देखते हैं टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनाएरोबिक किसकी अब्सेंस में होता है? ऑक्सीजन की अब्सेंस में। फिर एरोबिक में क्या होता है? ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनाएरोबिक कहाँ होता है? ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म, ये होता है साइटोप्लाज्म में। फिर हमारे पास एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O। तो एरोबिक में एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? CO2 और H2O। एंड एनाएरोबिक में क्या होता है? एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। फिर है हमारे पास मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है? एरोबिक में। एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किसमें? एनाएरोबिक में। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एरोबिक एंड एनाएरोबिक का। अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फ्रेनिक्स, लैरिंक्स एंड ट्रैकिया, ब्रोंकी, लंग्स एंड ब्रोंक्यूल्स, एलोवेलोर एंड ब्लड कैपिलरीज, इन सबसे होके हमारे पास एयर गुजरती है। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का। तो सबसे पहले है इनहेलेशन का, हम देखते हैं। ड्यूरिंग द इनहेलेशन द थ्रोटिक कैविटी एक्सपैंड्स। तो जब इनहेलेशन करते हैं हम तो कैविटी क्या होती है? एक्सपैंड होती है हमारे पास। रिब्स लिफ्ट अप, हमारे पास रिब्स जो होते हैं वो लिफ्ट अप होते हैं। डायफ्राम बिकेम्स फ्लैट इन शेप। तो डायफ्राम क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। फिर है वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर इंटर्स द लंग्स। लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हवा उनके अंदर जाती है। फिर हम देखते हैं एक्सेलेरेशन में थोरिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। थोरिक जो कैविटी हमारे पास वो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। रिब्स मूव डाउनवर्ड, रिब्स क्या होते हैं? डाउनवर्ड मूव करते हैं। फिर है हमारे पास डायफ्राम बिकम डोम शेप्ड। डायफ्राम कैसे हो जाता है? डोम शेप में बदल जाता है। फिर है वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिस्ट फ्रॉम दी लंग्स। वॉल्यूम ऑफ लंग्स भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि हवा का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो गया। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कर दिया होगा आपने। फिर है हमारे पास जो एयर रस्टिंग इन लंग्स। तो इसमें पूरा डायग्राम से दिखाया है प्रोसेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिब्स रेज्ड अप हो रहे हैं जैसे ही हवा अंदर जा रही है। एंड यहाँ पे डायफ्राम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर अगले में जब एक्सेलेरेशन हो रहा है तो रिब्स क्या हो रही हैं? फ्लैट हो रही हैं, डायफ्राम अपवर्ड जा रहा है। फिर है हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एलोवेलस ब्लड एंड टिश्यू।
तो सबसे पहले है एयर रिच इन O2 इन एलोवेलस। तो एयर जो है जिसमें क्या है ऑक्सीजन है वो कहाँ गई, एलोवेलस में गई। ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स में मिल गई। ऑक्सीजन बाइंड विद हेमोग्लोबिन इन आरबीसी, तो ऑक्सीजन किसमें होता है, इसमें किसमें बाइंड हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो हमारे रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए क्या होती है, एफिनिटी होती है। फिर हमारे पास O2 इज रिलीज्ड इन टिश्यू, O2 कहाँ रिलीज हो गई, टिश्यूज में रिलीज हो गई। फिर हमारे पास सेकंड जो स्टेप है वो है CO2 फ्रॉम टिश्यू। CO2 हमारे टिश्यू से कहाँ आई, रिलीज इनटू ब्लड, ब्लड में आ गई। फिर डिजोल्व इनटू ब्लड, ब्लड में डिजोल्व हो गई। फिर है ब्लड वेसल्स इन एलोवेली रिलीज इन एलोवेलर सैक, CO2 कहाँ रिलीज हो गई, एलोवेलर सैक में रिलीज हो गई। सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रिल, और कहाँ से बाहर निकल गई, नोस्ट्रिल से बाहर निकल गई। तो ये थे जो स्टेप्स थे हमारे पास कि हम कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। फिर है हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के हैं वो है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे रहते हैं। यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर रेस्पिरेशन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो उसके बाद हम आते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स में कैसा रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के मुकाबले प्लांट्स में क्या होता है, सिंपलर रेस्पिरेशन होता है। गैसेस एक्सचेंज ऑकर थ्रू, गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं, स्टमक इन लीव्स, लेंटिकल्स इन स्टेम्स, जर्नल सरफेस ऑफ रूट्स। तो ये कैसे रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट, स्टोमेटा लीफ में जो स्टोमेटा है उसके द्वारा, लेंटिकल जो स्टेम्स में लेंटिकल्स उसके द्वारा, और जनरल सरफेस ऑफ रूट्स जो रूट्स की सरफेस है उनके द्वारा। फिर आते हैं हम लाइफ प्रोसेस, इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड जिसमें एक्सक्रीशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जैसे बाकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है फूड वगैरह, वैसे ही ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए होता है। तो इससे क्या होता है, जो ये किसके द्वारा परफॉर्म होता है, ये होता है सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। फिर है द सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बींग में किस चीज से बना हुआ होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ, पहला अ पंपिंग ऑर्गन, सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट, हार्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है ब्लड वेसल्स, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वीन्स। एंड थर्ड है सर्कुलेटरी मीडियम, कुछ एक सर्कुलेटरी मीडियम चाहिए जो पूरे शरीर में हो, वो है हमारे पास ब्लड एंड लिम्फ। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है। सबसे पहले आता है हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें क्या है CO2 है। फिर वेना और कैवा, ये यहाँ से होके हुए ये ब्लड आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम क्या होता है उस टाइम, रिलैक्स होता है। इसके बाद राइट एट्रियम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर इसके बाद कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, जो अभी क्या होता है, रिलैक्स होता है। फिर राइट वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वहां से कहाँ चले गया, लंग्स में चला गया। फिर हमारे पास यानी लंग्स से फिर जो डीऑक्सीजन, जिसमें जो CO2 है लंग्स से कहाँ जाएगी, नोज में, और वहां से बाहर चली जाएगी बॉडी के। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, जो क्या होता है, रिलैक्स होता है। फिर कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में, जो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो उस टाइम होता है रिलैक्स्ड, उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है एरोटा में, उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो ये था हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कर लिया होगा आपने, इसमें यही प्रोसेस दिखाई गई है। फिर आता है ब्लड, ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिव टिश्यू है होल बॉडी का। एंड फिर हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड, फिर आता है इसमें ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स हमारे पास होते हैं जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, जैसे RBC, ब्लड प्लेटलेट्स एंड WBC। तो सबसे पहले RBC का हम काम देखते हैं। कैरीज रिस्पेक्ट गैस O2 एंड CO2 कंटेन्स हीमोग्लोबिन, इम्पैक्ट रेड कलर टू ब्लड।
तो क्या होता है आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर देता है ब्लड को, और ये क्या करता है ऑक्सीजन या CO2 कैरी करता है, CO2 बाहर के लिए एंड ऑक्सीजन अंदर के लिए। फिर आता है ब्लड प्लेटलेट्स, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो प्लेटलेट्स किस काम में यूज होते हैं, क्लोटिंग करने की, क्लोटिंग यानी खून का थक्का जमाने की। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्लोटिंग नहीं होगी हमारे पास ब्लड की, यानी खून किसी अगर कहीं पे हमारे पास घाव लग गया तो वहां से बहता ही रहेगा। फिर है WBC क्या हुआ, प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इनगल्फिंग द जर्म सेल एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। तो WBC क्या करता है, किसी भी बीमारी के खिलाफ हमारी बॉडी में हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी एंटीबॉडीज बनाता है, जैसी बीमारी होगी उस हिसाब से लड़ने के लिए। फिर आता है हमारे पास जो दूसरा लिक्विड कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, a yellow color fluid containing 90% water and 10% organic substance like plasma protein with albumin and globulin, inorganic minerals, ions। तो इसमें क्या होता है 10% वाटर एंड 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। फिर आता है लिम्फ भी क्या होता है, a yellowish fluid escape from blood capillaries into intercellular space, contain less protein than blood, lymph flow from tissues to heart, assisting in transportation and destroying germs। तो लिम्फ भी येलोइश कलर का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है प्रोटीन थोड़ा कम होता है ब्लड के मुकाबले, एंड ये क्या करता है जर्म्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये था ब्लड के बारे में जो कनेक्टिव टिश्यू है। फिर आता है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में होता है हमारे पास आर्टरीज एंड वीन्स। तो आर्टरीज क्या होता है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट पुलमोनरी आर्टरी। तो आर्टरीज क्या करता है, कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, सिर्फ किसको छोड़ के, पुलमोनरी आर्टरी को छोड़ के। एंड दूसरा इसमें क्या है आर्टरीज का काम, आल्सो कॉल्ड डिस्टर्बिंग वेसल्स, इनको क्या कहते हैं, डिस्टर्बिंग वेसल्स कहते हैं। थर्ड है हमारे पास थिक एंड इलास्टिक, कैसे होती है, थिक एंड इलास्टिक होती है। फिर सेकंड है जो वीन्स है, वीन्स क्या होती है, कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट एक्सेप्ट पुलमोनरी वीन। तो ये क्या करती हैं, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, कहाँ से, हार्ट से, बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, सॉरी बॉडी पार्ट से हार्ट में लाती हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पास। सेकंड है ऑल्सो कॉल्ड क्लोटिंग वेसल, ये कलेक्टिंग वेसल। तो ये क्या करती हैं, कलेक्टिंग वेसल होती हैं, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट से ये ब्लड हमारी बॉडी में ला रही है। थर्ड है थिन एंड लेस इलास्टिक, ये क्या होती हैं, थिन होती हैं और कम इलास्टिक होती हैं। फिर आता है, ये तो था ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन अ प्लांट। क्या क्या होते हैं वो, जो मेन कंडक्टिंग पाथवेज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। क्या करता है, कैरी करता है वाटर एंड मिनरल्स, कहाँ से, रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। एंड जो दूसरा काम है उसका वो होता है नो एनर्जी यूज, इसमें क्या होता है एनर्जी बहुत कम यूज होती है। फिर हम आते हैं फ्लोएम में। फ्लोएम क्या करता है, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें क्या होता है, ये यूज फोटोसिंथेसिस जो प्रोडक्ट बना उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में ले जाता है फ्लोएम। एनर्जी यूज फ्रॉम एटीपी, ये किससे यूज करता है एनर्जी, एटीपी पे, एटीपी से, एंडोजाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर हमारे पास आता है ट्रांसपिरेशन इज प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। हमने जैसे बताया ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, किस फॉर्म में, एज अ वेपर की फॉर्म में, कहाँ से, एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से, एरियल यानी जो ऊपर के पार्ट्स होते हैं। एंड फंक्शन क्या है हमारे पास, एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स बाय क्रिएटिंग पुल। तो इससे क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में वो इस ट्रांसपिरेशन से ऊपर आ जाते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में आ जाते हैं। सेकंड है हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट, किसमें हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। फिर है अगला ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अच्छा ट्रांसपिरेशन तो था वाटर का मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। लीव्स को क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्री या किचन भी कहते हैं प्लांट का। इससे जो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में जाता है फूड, उसी को हम क्या करें, उस प्रोसेस को कह रहे हैं ट्रांसलोकेशन। फिर है हमारे पास अब जो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी।
जो भी हमारे पास हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट होता है बॉडी का, उसे रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। फिर हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग इंक्लूड। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी, अ यूरिनरी ब्लैडर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, फोर्थ है अ यूरेथ्रा। तो इस ये डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हमारा किडनीज का डायग्राम, जो हमारे पास यूरिन का जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए ये डायग्राम है। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो कर लिया होगा आपने। तो यहाँ पे यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनीज पासेस थ्रू यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू यूरेथ्रा। तो यूरिन क्या होता है? किडनीज से पास होके यूरेटर से हमारी यूरिनरी ब्लैडर में आता है, जहाँ पे क्या होता है? स्टोर होता है अंटिल कब तक? जब तक हम रिलीज ना करें। फिर हमारे पास पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। यूरिन क्यों बनता है? कि जो ब्लड में हमारे पास वेस्ट हो वो क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है। यूरिया विच इज प्रोड्यूस इन लीवर, और जो कि एक और हमारे पास वेस्ट होता है यूरिया जो बनता है हमारे पास लीवर में, वो भी हार्मफुल होता है। तो उसको भी यूरिन के थ्रू हम बाहर डाल देते हैं, बाहर रिमूव कर देते हैं। फिर हमारे पास ईच किडनी हैज लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। किडनी में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। फिर है द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। यूरिन की फॉर्मेशन में क्या होता है? 3 स्टेप फॉर्मेशन में होते हैं इन्वॉल्व। पहला है ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम बॉडी इनटू बाउंड मैन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। तो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है, ग्लूकोज वेस्ट होता है, वो किस में आता है? बोमैन कैप्सूल में आता है, न्यूफ्रॉन के। फिर है टेबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है? नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब बेक बाय कैपिलरी सराउंडिंग न्यूफ्रॉन। कि जो यूजफुल हो यूरिन में वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। फिर है हमारे पास सेक्रेशन। एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट आर सेक्रेटेड इनटू ट्यूबुल विच ओपन अप इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इन यूरेटर। तो जो एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट होता है वो सेक्रेटेड होता है किसमें? ट्यूबुल में, विच ओपन अप, जो क्या ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है, और फिर उसके बाद यूरेटर में आ जाता है। तो ये हमारे पास स्टेप्स थे 3। फिर हमारे पास आता है हेमोडायलिसिस। ये क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय आर्टिफिशियल किडनी फॉर्मेंट ऑफ किडनी फेलियर पेशेंट। तो हीमोडायलिसिस किनके लिए यूज होता है? जिनका किडनी फेलियर का होता है। एंड ये क्या होता है? आर्टिफिशियल किडनी होती है, ब्लड को आर्टिफिशियली प्योरीफाई किया जाता है। इसमें पूरा ब्लड बॉडी से बाहर आके फिल्टर होके फिर से पूरी बॉडी में वापस चला जाता है। फिर है हमारे पास एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ऑक्सीजन CO2 H2O ये किससे होता है? थ्रू एस्टोमेटा एस ट्रांसपीरेशन, की जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से हमने देखा था। अदर वेस्ट में बी स्टोर्ड इन लीव्स, बार्क एटसेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम दी प्लांट। अदर वेस्ट कहाँ स्टोर होता है? लीव्स में होता है, बार्क में होता है, जो कि बाद में जड़ जाते हैं प्लांट से। फिर है प्लांट्स एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू सॉइल अराउंड देम। और कुछ वेस्ट प्लांट कहाँ एक्सक्रीट करता है? जो सॉइल उनके आसपास होती है उसमें एक्सक्रीट करता है। फिर है गम्स रेजाइन इनटू ओल्ड जाइलम। जो गम्स रेजाइन होता है वो ओल्ड जाइलम से निकल जाते हैं। फिर है सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सिलेट इन लीव्स ऑफ कोलोकेशिया एंड स्टेम ऑफ जेमिकाइंड। जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? क्रिस्टल के, कैल्शियम क्रिस्टल के, जो कि लीव्स में स्टोर होता है। एंड लीव्स क्या होती है? बाद में जड़ जाती है। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो कहाँ स्टोर होता है? प्लांट्स की स्टेम या लीव्स में होता है, बाद में लीव्स एंड स्टेम्स भी झड़ जाती हैं। फिर हमारे पास ये चैप्टर जो लाइफ प्रोसेस है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब है इसके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े, जैसे कि है स्टेट 1 डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सब हमने देख लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आप ये इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने। इसका भी ले लीजिए। ले लिया होगा। तो यहीं पे ये चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस होता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर
हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तब चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है, इनका मीनिंग। तो कंट्रोल मतलब खुद पे कंट्रोल होना, यानी किसी भी चीज को करने से पहले सोचना, या हमारे जो ब्रेन का कमांड हमारे हाथ को देना, वो क्या हो गया हमारा खुद पे कंट्रोल। एंड कोऑर्डिनेशन क्या हुआ कि ब्रेन ने हाथ को कमांड दी और हाथ ने वो काम किया, तो वो हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली लाइक हीट, लाइट, कोल्ड, टच एंड प्रेशर एटसेट्रा। प्लांट्स एंड एनिमल बोथ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन डिफरेंट मैनर। तो स्टिमुली क्या हुआ, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्टिमुली होते हैं। और प्लांट एंड एनिमल क्या करते हैं, उनके डिफरेंट मैनर में उनसे रिएक्ट करते हैं। फिर है हमारे पास एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हमारे हाथ किसी गर्म चीज को लगता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत वापस खींच लेते हैं। तो वो क्या है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वो हमारा आता है, क्योंकि हमारे हाथ के ऊपर हमारा कंट्रोल है एंड ब्रेन से वो कोऑर्डिनेटेड है। तो जैसे ही हमें गर्म फील होता है हम वापस हाथ ले लेते हैं। फिर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। इट इज ब्राउट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। तो ये किस चीज से आता है, दो मेन सिस्टम है एनिमल्स में, वो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। फिर हम देखते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शन है टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट से क्या रिसीव करना, इंफॉर्मेशन रिसीव करना। ये किसका काम होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है। सेकंड है टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, कि जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स है हमारे पास उन सब से इंफॉर्मेशन रिसीव करना, ये भी किसका काम है, नर्वस सिस्टम का काम है। क्यों रिसीव करना, ताकि वो उससे रिस्पॉन्स कर पाए जो हमारा ब्रेन है। एंड थर्ड है टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स, कि अकॉर्डिंगली एक्ट करना, यानी मसल्स एंड ग्लैंड्स के थ्रू एक्ट करना, कि अभी हमें वापस हाथ लेना है या क्या करना है अभी आगे, उस सब में क्या काम आता है, नर्वस सिस्टम काम आता है। फिर है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या हुआ, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट रिएक्शन, एग्जांपल टचिंग अ हॉट प्लेट। यानी जो भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है और उसके अबाउट में जो हम रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या होगा, स्टिमुलस होगा। एंड फिर आता है हमारे पास रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दीज चेंजेस, एग्जांपल विड्रॉल ऑफ आवर हैंड, कि जो हमारी बॉडी का रिएक्शन होगा इन जो चेंजेस हो रहे हैं उनके खिलाफ जो चेंज होगा हमारा वो क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। जैसे है हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कि हमें पता कैसे चलता है कि हम एक गर्म चीज को छू रहे हैं, तो वो पता चलता है रिसेप्टर्स से। अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं वो हम देखते हैं। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ आवर सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट। तो ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं किस चीज की, नर्व सेल्स की। हर एक नर्व सेल्स की स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं जो क्या डिटेक्ट करती है, इंफॉर्मेशन डिटेक्ट करती है, कहां से, जो हमारे इन्वायरमेंट से आ रही है। फिर है रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे इनर एयर, इनर एयर क्या करता है, हियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ बॉडी, यानी बॉडी को सुनने में और बैलेंस करने में ये काम करता है। फिर है फोटो रिसेप्टर्स इन आईज, जो हमारे आईज में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो काम करते हैं विजुअल स्टिमुलस, यानी जो हमने चीज देखी उसके खिलाफ या उसके जो उसके साथ में जो हमारा रिएक्शन होगा उसके लिए हमारे फोटो रिसेप्टर्स जिम्मेदार होते हैं। फिर है स्किन। स्किन किस लिए होता है, पेन, टच, हीट, जो भी हमें पेन होगा, टच होगा, हीट होगा, वो सब स्किन से हमें पता चलेगा। फिर है ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स, जैसे कि नोज। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है सेंस से रिलेटेड, तो नोज में स्मेल डिटेक्शन के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, इस ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स का, क्योंकि नोज से स्मेल कर पाते हैं हम किसी भी चीज का। फिर है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, यानी टंग, कि जो हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज का वो किससे कर पाते हैं, इस रिसेप्टर से कर पाते हैं जो हमारे टंग में होता है। फिर आता है हमारे पास न्यूरॉन। न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। अब नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, तीन मेन पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन एंड सिनेपस। तो सबसे पहले हम डेंड्राइट का
काम देखते हैं। इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, तो यहाँ सबसे पहले इंफॉर्मेशन आती है। फिर सेल बॉडी एंड एक्सॉन का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है किसमें कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। फिर है सिनेप्स का क्या काम होता है? पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन बाय रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? केमिकल मैसेज में कन्वर्ट हो जाता है और अगले न्यूरॉन पे वो चला जाता है। तो क्या रिलीज करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज करता है। फिर हमारे पास यहाँ पे है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, इसको आप देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले है न्यूरॉन में न्यूक्लियस, फिर डेंड्राइट जो किनारे पे लगे हुए हैं, फिर सेल बॉडी जो बीच वाला है, फिर एक्सोन जो उसके अलोंग द बॉडी है, फिर है नर्व एंडिंग जो लास्ट नर्व एंडिंग है जहाँ पे नर्व खत्म हो रही है। फिर हमारे पास आता है सिनेपस, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेपस। जहाँ पे ये क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किस चीज का? टर्मिनल ब्रांचेस जो ब्रांचेस खत्म हो रही है एक्सोन की अगले न्यूरॉन के साथ, तो वो क्या होता है? सिनेपस उस पार्ट को कहते हैं। फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अ क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स of body to certain stimuli that involve spinal cord, not brain, withdrawal of hand, knee, jerk, etc. यानी स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ? जो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन गई और तुरंत हमने उसके रिस्पॉन्स में एक्शन किया, वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन होगा। फिर आता है रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे थ्रू विच इम्पल्स पासेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या डिफरेंस है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या हुआ? जिस पाथवे से इंपल्स पास हुई वो क्या होगा? रिफ्लेक्स आर्क होगा। इसको भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। अब हमारे पास यहाँ पे दिया गया है इसका डायग्राम। तो जैसे ही हमने स्टिमुलस, जैसे हीट हुआ, हीट को हमने जो ऑब्जेक्ट था वो टच किया, हमने हमारे रिसेप्टर्स जो स्किन में थे उन्होंने उसे सेंस किया और सेंसरी नर्व से होकर कहाँ गया? स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर कहाँ गया? मोटो नर्व में, फिर वहां से इफेक्टर ऑर्गन में गया, मसल्स में, फिर वहां से हमें रिस्पॉन्स हमने उसके उसमें किया जो एक्शन हमने लेना था। जैसे कि हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो अब हम देखते हैं रिस्पॉन्स कितने टाइप के होते हैं। रिस्पॉन्स होते हैं हमारे पास 3 टाइप के। सबसे पहला वॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल्ड एक्शन है, यानी इसको हम अपने हिसाब से चला या रुका सकते हैं। जैसे कि टॉकिंग, राइटिंग, वॉकिंग, ये सब क्या है? वॉलेंट्री एक्शंस हैं। एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या हुए? कंट्रोल्ड बाय मिड एंड हिंड ब्रेन, हार्ट बीट, वॉमिटिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जैसे हार्ट बीट है तो हम अपने हिसाब से रोक या चला नहीं सकते हैं, वो चलती रहती है, वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। एंड फिर आता है रिफ्लेक्स एक्शन, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या हुआ कि जो हमने ऊपर देखा था रिफ्लेक्स एक्शन, जो स्टिमुली के खिलाफ हम एक्शन लेते हैं वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एक्शन होगा। जैसे कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट में हमने अपना हाथ पीछे खींच लिया। फिर आता है हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में पहला क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या 2 पार्ट हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड फिर ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। एंड फिर आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड, तो अपने आप में एक ये है पूरा सिस्टम है। एंड फिर आता है पीएनएस। पीएनएस क्या हुआ? कार्नियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। एंड कार्नियल नर्व्स कहाँ से आती है? अराइज फ्रॉम ब्रेन से आती है। एंड स्पाइनल नर्व कहाँ से आती है? स्पाइनल कॉर्ड से, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। फिर आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। इसमें क्या आता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों इसके पार्ट्स हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिएगा आपने। अब हम आते हैं ह्यूमन ब्रेन में। तो ह्यूमन ब्रेन हैज 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन क्या होता है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरिब्रम होता है। ये क्या होता है? सबसे कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, ये क्या करता है? थिंकिंग करता है। फिर सेकंड क्या फंक्शन है? कंट्रोल वॉलेंट्री एक्शंस, ये क्या कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि चलना, खाना, लिखना, ये सब वॉलेंट्री एक्शंस में आता है।
फिर थर्ड है स्टोर इंफॉर्मेशन, क्या स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है यानी मेमोरी का काम करता है। फोर्थ है सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, यानी भूख से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो फोर ब्रेन में होती है, यानी जैसे हमें भूख लगती है या खाना खा लिया तो ऐसा कैसे हमें पता चलेगा कि अब नहीं खाना है, वो भी किससे पता चलेगा, फोर ब्रेन से पता चलेगा। फिफ्थ है रिसीव सेंसरी इंपल्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड इंटीग्रेटेड, कि अलग अलग सेंसरी इंपल्स से बॉडी पार्ट से रिसीव करता है, उनको क्या करता है, इंटीग्रेट करता है यानी एक साथ जोड़ता है। फिर आता है हमारे पास मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में क्या होता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, यानी अलग अलग जो केमिकल रिलीज होते हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, सेक्रेट हार्मोन्स, हार्मोन सेक्रेट करती है। फिर आता है हमारे पास अगला पार्ट हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन में क्या क्या होता है, सेरिब्लम, सेरिब्लम में क्या होता है, कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, क्या हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है सेरिब्लम। एंड सेकंड है कंट्रोल प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, यानी वॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। फिर आता है मेडुला, हिंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्लम, मेडुला एंड पोन्स। मेडुला क्या हुआ, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवा, वोमिटिंग। एंड पोन्स में क्या आता है, इनवॉलंटरी एक्शन, जो भी हमारे इनवॉलंटरी एक्शन है। एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यानी सांस लेना या छोड़ना। ये हमारा ब्रेन का डायग्राम है। इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ले लिया होगा आपने। यहाँ सबसे आगे फोर ब्रेन है, फिर अंदर हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हिंडी ब्रेन के पार्ट्स हैं पोन्स, मेडुला एंड सेरिब्लम, फिर स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, फिर है मिड ब्रेन, फिर कॉर्पस कोलोसम, फिर है कैर्नियम स्कल जो हमारा होता है, फिर सेरिब्रम। तो इसका आप ले लीजिए। फिर आता है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड बलून व्हिच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड इनक्लोज्ड इन कैरिनियम ब्रेन बॉक्स। ये क्या, इसमें क्या होता है, एक फ्लूइड फील्ड होता है किसमें, ब्रेन में, बलून की तरह, यानी कि जैसे हमारे सर पे चोट लगेगी तो ये क्या कर देगा, एब्जॉर्ब कर देगा, ये फ्लूइड जैसे बलून एब्जॉर्ब करता है किसी भी शॉक को। फिर हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, इनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, ये किसमें रहता है, वर्टिब्रल कॉलम में रहता है इनक्लोज्ड ये स्पाइनल कॉर्ड। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, तो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू में कोऑर्डिनेशन होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू, सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसने कलेक्ट की, सेंसरी नर्व ने, नर्वस टिश्यू ने। फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इंफॉर्मेशन गई, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड बाय, किसने प्रोसेस की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो कहाँ गया, डिसीजन मेड बाय। फिर इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिसीजन लिया, फिर मोटर नर्व से मैसेज आया, कहाँ गया, मसल्स में, फिर मसल्स चेंज, मसल ने क्या किया, फिर उसके रिस्पॉन्स में एक्शन किया, शेप या अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स चेंज किया, वहां से कॉन्ट्रैक्शन हुआ मसल्स में, फिर मसल्स क्या हुई, छोटी हो गई, और फिर हमने एक्शन किया जो चेंजेस हो रहे थे इन्वायरमेंट में उसके हिसाब से। ये तो था कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस या एनिमल्स। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में कैसा कोऑर्डिनेशन होता है। तो मूवमेंट्स इन प्लांट, यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट डिपेंड ऑन ग्रोथ और मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दो प्रकार के हमारे पास कोऑर्डिनेशन होते हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहला है ट्रॉपिक मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो ये क्या होता है, डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में होता है, किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस यानी चेंजेस जो हो रहे हैं इन्वायरमेंट में उसके रिस्पॉन्स में, लेकिन ये कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। फिर आता है हमारे पास मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ये किससे इंडिपेंडेंट है, ग्रोथ का, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इमीडिएट रिस्पॉन्स है स्टिमुलस का, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट ऑन टचिंग इट, यानी ये क्या था, स्टिमुलस, ये कोई डायरेक्शनल नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट उसी टाइम इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट है, उसमें अगर हम टच करेंगे तो उसके लीव्स क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं तुरंत। फिर ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर क्या क्या आता है, ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर आता है फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या हुआ, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, यानी प्लांट का मूवमेंट किस तरफ, लाइट की तरफ। जियोट्रॉपिज्म क्या हुआ, मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ प्लांट का मूवमेंट। केमियोट्रॉपिज्म क्या हुआ, मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एविलो, यानी जो भी प्लांट्स के अंदर केमिकल्स के उसमें उनका ग्रोथ हो रहा है वो क्या है, केमियोट्रॉपिज्म, यानी कि जैसे पोलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं,
तो वो सब क्या हो गया, केमोट्रॉपिज्म के अंडर में आएगा। हाइड्रोट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट टुवर्ड्स वाटर, वाटर की टुवर्ड्स क्या होगा, मूवमेंट टुवर्ड्स जैसे प्लांट का, तो वो क्या होगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने। फिर हमारे पास आता है प्लांट्स हार्मोन्स। तो प्लांट्स हार्मोन्स क्या होते हैं, आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पांस टू एनवायरनमेंट। यानी जो केमिकल कंपाउंड प्लांट के अंदर होते हैं, किस में कोऑर्डिनेट करते हैं, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और रिस्पांस में, किसके, एनवायरनमेंट के। फिर प्लांट हार्मोन में जो मेन प्लांट हार्मोन है वो है ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन एंड एब्सिकस एसिड। सबसे पहले ऑक्सिन देखते हैं, सिंथेसाइज एट शूट टिप्स, शूट यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है प्लांट के, वहां पे सिंथेसाइज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन ग्रोथ, फोटोट्रॉपिज्म, मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स टुवर्ड्स लाइट। यानी किस चीज में हेल्प करता है, एक तो ग्रोथ में और फोटोट्रॉपिज्म में, यानी ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट में। फिर आता है गिबरेलिन, ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम, जो तना होता है पेड़ का उसको ग्रो करने में। फिर साइटोकिनिन, ये किसमें हेल्प करता है, प्रमोट सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन से क्या होगा, प्लांट की अच्छी ग्रोथ होगी। फिर है एब्सिकस एसिड, ये किसमें हेल्प करता है, इनहिबिट्स ग्रोथ, कॉज बीटिंग ऑफ लीव्स, यानी जैसे पत्तियों का झड़ना, ये किसमें, इसमें हेल्प करेगा। या स्ट्रेस हार्मोन जो भी होगा वो उसमें ये एब्सिकस एसिड हेल्प करेगा। फिर हमारे पास आता है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल मैसेंजर सेक्रेटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। यानी जो हमारे पास डक्टलेस ग्लैंड होती हैं उनसे जो स्पेशलाइज्ड केमिकल रिलीज होता है उसे क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। दे एक्ट ऑन टारगेटेड टिश्यू ऑर्गन्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। ये कहाँ एक्ट करते हैं, जो उनके जो हमारे पास ऑर्गन से जो अवे हैं सोर्स से, उस पे ये टारगेट करते हैं। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड कॉल्ड हार्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम किस में हेल्प करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, किसके द्वारा, केमिकल कंपाउंड्स के द्वारा। और इनको हम क्या कह रहे हैं, हार्मोन्स कह रहे हैं हम इन्हीं को। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास, ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल्स। तो अभी हम देखते हैं किससे क्या रिलीज होता है। तो यहाँ पे दिया गया है हार्मोन, सबसे पहला है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन से क्या रिलीज होता है, नहीं, थायरोक्सिन हमारे पास एक हार्मोन है, कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड से। और लोकेशन कहाँ है, थायराइड ग्लैंड की नेक और थ्रोट के रीजन में। इसका फंक्शन क्या है, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। इन सब का क्या करना, रेगुलेशन करना, यानी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना, किस चीज का, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का पाचन अच्छा होना चाहिए हमारी बॉडी में। ये किसका काम होता है, थायराइड ग्लैंड का या थायरोक्सिन हार्मोन का। फिर हमारे पास आता है सेकंड जो हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ये कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, और ये कहाँ लोकेटेड होती है, मिड में। रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये किसमें हेल्प करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में। फिर है हमारे पास एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड से। ये कहाँ होता है, अबो बोथ किडनीज, जो दोनों हमारे पास किडनी होती है उनके ऊपर। और इसका काम क्या होता है, रेगुलेशन, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी। यानी जो हमारे पास ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होता है, इससे क्या होता है, एड्रेनलिन से एंजाइटी बढ़ जाती है हमारी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी तेज हो जाती है हमारे पास। और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, यानी रिलीज होता है कार्बोहाइड्रेट, पचने लगता है हमारी बॉडी में। ये क्या होता है, इमरजेंसी में ये हार्मोन रिलीज होता है, यानी जैसे आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो तब ये हार्मोन रिलीज होगा। फिर फोर्थ हमारे पास आता है सेक्स हार्मोन, यानी टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। तो टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स में ये कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में पाया जाता है। एंड एस्ट्रोजन इन कहाँ पाया जाता है, वुमेन में, ओवरीज में पाया जाता है। जेंटल एंड लोअर एब्डोमिनल एरिया, यानी हमारे पास जो जेंटल एरिया या लोअर एब्डोमिनल यानी पेट के नीचे वाला हिस्सा। चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी जैसे जैसे प्यूबर्टी के साथ ये हार्मोन भी चेंज होने लगता है, इनसे क्या आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है हमारे पास। फिर फिफ्थ है हमारे पास इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है, ये पैनक्रियास से रिलीज होता है। और ये कहाँ होते हैं, ये भी स्टमक के नीचे होते हैं। रिड्यूस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, इससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल रिड्यूस और रेगुलेट होता है, यानी घटता इससे है हमारा ब्लड शुगर लेवल। फिर हमारे पास है
आयोडाइज सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज, आयोडाइज सॉल्ट यानी सॉल्ट में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए। हम देखते हैं क्यों होना चाहिए। आयोडीन मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोनिन हार्मोन, so it is important that we must consume iodized salt, as in turn it is essential for thyroid gland as it controls carbohydrate, protein and fat metabolism for best balance of growth. Deficiency of iodine might cause disease called goiter। इससे क्या होता है, ये कहाँ सबसे पहले यूज होता है, थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके कंट्रोल यानी हमारा जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब की पाचन के लिए ये इंपॉर्टेंट है और ये बैलेंस करता है हमारे पास क्या, इससे अगर आयोडीन की कमी हो गई शरीर में तो गोइटर हो जाता है, यानी घेंगा जिसे बोलते हैं, घेंगा रोग वो इससे हो जाता है। एंड फिर हमारे पास आता है डायबिटीज। तो डायबिटीज किस चीज से होती है, इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय पेनक्रियास दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर एंड कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। यानी इंसुलिन की डिफिशियंसी से हमारे पास ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। अगर इंसुलिन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो बॉडी में तो ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या है, पेशेंट हैव टू बी इंटरनली एडमिनिस्ट्रेटेड इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। यानी पेशेंट जो होगा डायबिटीज का उसको क्या लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंजेक्शन लेने पड़ेंगे इंसुलिन के, ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल क्या हो, रेगुलेट हो। फिर हमारे पास है फीडबैक मैकेनिज्म, make sure that hormone should be secreted in precise quantity at right time which regulated by feedback mechanism। यानी इससे क्या होगा कि ये क्या देखता है कि हर रेगुलर टाइम पे हमारे पास हार्मोन रिलीज हो, यानी जिस टाइम जिस हार्मोन का काम है वो उस टाइम रिलीज हो रहा होगा। ये किसका काम होता है, फीडबैक मैकेनिज्म का काम होता है। फिर हमारे पास आता है शुगर लेवल इन ब्लड राइज, यानी शुगर लेवल जब ब्लड में राइज होता है तो क्या होता है, सबसे पहले डिटेक्टेड बाय सेल ऑफ पेनक्रियास, यानी पेनक्रियास के सेल इसको डिटेक्ट करते हैं। फिर क्या सिंथेसिस करते हैं, इंसुलिन सिंथेसिस करते हैं। फिर ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, यानी इंसुलिन के सेक्रेशन से ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, कम हो गया, स्टॉप सेक्रेटिंग मोर इंसुलिन। उसके बाद फिर इंसुलिन कम हो जाता है सेक्रेट होना, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया है, यानी रेगुलेट हो चुका है। यानी किस चीज का काम था, ये था हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म का, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ा तो फीडबैक मैकेनिज्म ने ज्यादा हमारे पास इंसुलिन रिलीज किया, ज्यादा इंसुलिन रिलीज किया तो ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट हो गया। अब ज्यादा की जरूरत नहीं है तो उसे फिर से कम कर दिया। तो ये था हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, ये सारे क्वेश्चन हम देख चुके हैं अभी ऊपर, इनका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है तो ले लिया होगा आपने। ये लॉन्ग का भी ले लीजिए तो ले लिया होगा। तो इसी के साथ ही हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है खत्म। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले है रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। यानी रिप्रोडक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू वंस प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर्ड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी रिप्रोडक्शन क्या इंश्योर करता है, रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है कि लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे अर्थ पे, यानी लाइफ चलती रहे अर्थ पे। रिप्रोडक्शन अ ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन, रिप्रोडक्शन क्या है, एक ब्रिज है हेरिडिटी ट्रांसमिशन, यानी हेरिडिटी का ट्रांसमिशन होने का एक ब्रिज है रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स continuation characters from parents to daughter cells by copying DNA molecules present in the chromosomes of the cell। यानी इसमें क्या होता है, continuation of characters का continuation होता है, कहाँ से कहाँ, पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में, किस क्या करके, कॉपिंग ऑफ डीएनए करके। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए की कॉपी बनती है, उससे क्या आते हैं, कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स के डॉटर सेल्स में, यानी अपने यंग वंस में उनके कैरेक्टर्स आते हैं। कॉपिंग ऑफ डीएनए इज आल्सो नॉट अ फुल प्रूफ एक्सरसाइज, इवन मिनट चेंज ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन इन ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग्स। कॉपिंग ऑफ डीएनए क्या है, एक फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं है, मतलब एक अगर छोटा सा भी चेंज डीएनए में आ गया तो उससे क्या आ जाएगा, वेरिएशन आ जाएगा ऑफ स्प्रिंग में, यानी यंग वंस में उनके वेरिएशन आ जाएगा। The useful variation are retained while the harmful one does not go beyond, यानी जो यूजफुल होते हैं वो तो रिटेन कर लेता है डीएनए,
और जो हार्मफुल होता है वो आगे नहीं जा पाते हैं। एक्चुअली वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज टू विदस्टैंड ड्रास्टिक environmental changes, thus save the species from becoming extinct and it promotes survival for a longer time. वेरिएशन से क्या होता है, वेरिएशन से जो इन्वायरमेंटल ड्रास्टिक इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं स्पीसीज उसके साथ विदस्टैंड कर जाता है, यानी सर्वाइव कर जाता है इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ। इससे क्या हो जाता है, वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा और लाइफ चलती रहेगी अर्थ पे। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज फ्यूल ऑफ फॉर एवोल्यूशन। ये क्या है, जो इनबिल्ट टेंडेंसी है ये क्या है, फ्यूल है किस चीज का, एवोल्यूशन का। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन पे कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व, इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। इसमें फिर असेक्सुअल में दूसरा जो पॉइंट है वो है गैमेट्स नॉट फॉर्म्ड। इसमें क्या फॉर्म नहीं होते हैं, गैमेट्स फॉर्म नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स आर फॉर्म्ड, यानी गैमेट्स इसमें बनते हैं। असेक्सुअल में थर्ड पॉइंट है प्रोगेंसी इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, यानी जो उनका यंग वंस होगा वो आइडेंटिकल होगा उनके पेरेंट्स से। प्रोगेंसी इज ओनली जेनेटिकल सिमिलर टू पेरेंट्स, यानी इसमें क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा, यानी उसके जेनेटिक्स सिमिलर होंगे लेकिन पूरी तरीके से सिमिलर नहीं होगा। फिर हम आते हैं asexual reproduction is extremely useful as mean of rapid multiplication. It is common in lower plants and animals. asexual reproduction क्या है, extremely useful है किस चीज में, rapid multiplication में, यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसा ही चलता रहेगा। ये किस में होता है, लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ asexual reproduction, कि इसमें क्या दिया है, डिफरेंट फॉर्म्स दिए हैं asexual reproduction के। पहला है फिजन। फिजन क्या हुआ, द पेरेंट सेल डिवाइड स्प्लिट इनटू डॉटर सेल, बाइनरी फिजन स्प्लिट इनटू मैनी सेल्स, मल्टीपल फिजन। यानी कि क्या हो रहा है, फिजन होता है जिसमें जो पेरेंट सेल होता है डिवाइड हो जाता है मल्टीपल डॉटर सेल्स में, और उनसे क्या निकलता है, फिर यंग वंस निकलता है। और इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी यानी 2 से 4, 4 से 8 ऐसा चलता रहेगा। मल्टीपल यानी एक ही बार में बहुत सारा फिजन हो जाना। तो यहाँ पे दिया भी गया है अमीबा का एग्जाम्पल, न्यूक्लियस था उससे फिर बाइनरी फिजन हुआ, यानी 2 सेल्स बन गए एक न्यूक्लियस से, उसके बाद फिर डॉटर अमीबा निकल गए। और आगे है बडिंग, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस एज एन आउट ग्रोथ ऑफ पेरेंट बॉडी पार्ट। यानी बडिंग में क्या होता है कि पेरेंट के पार्ट से न्यू यंग वंस निकलते हैं, जो पेरेंट के पार्ट्स होंगे उनसे ही न्यू यंग वंस निकलेंगे। थर्ड है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप एट टॉप ऑफ इरेक्ट हाइफिया ऑफ द फंगस प्लांट, रिलीज्ड इनटू एयर एंड जर्मिनेट इनटू न्यू इंडिविजुअल आफ्टर लैंडिंग इनटू फूड और सॉइल। स्पोर में क्या होता है, स्पोर कहाँ पे डेवलप होते हैं, जो ऊपर होता है प्लांट्स का, यानी सूट पार्ट में, वहां पे डेवलप होते हैं और उसके बाद झड़ने के बाद वो सॉइल में न्यू यंग वंस में डेवलप हो जाते हैं। फिर हमारे पास है फर्मेंटेशन। इट इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन ब्रोकन पीसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है फर्मेंटेशन में, ये एक्सीडेंटल प्रोसेस है। इसमें क्या हो गया कि जो ऑर्गेनिज्म था वो पीसेस में ब्रेक हो गया और उससे फिर न्यू यंग वंस निकले, जैसे स्पाइरो गायरिया में यहाँ पर दिया गया है। अब हम आते हैं रीजनरेशन। When the simple animals like Hydra, Planera develop a new individual from their broken order part, it is known as regeneration. It is carried out by specialized cell which grows larger number of cells. यानी रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन जिसमें हाइड्रा और प्लेनरा किस न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं, किससे, अपने ओल्ड ब्रोकन पार्ट से, और ये किससे होता है, स्पेशलाइज्ड सेल से होता है जो लार्ज नंबर में ग्रो करते हैं। इसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या हुआ, अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पार्ट लाइक स्टेम, रूट, लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होगा, जिसमें पार्ट्स जैसे स्टेम, रूट, लीव्स ये डेवलप होंगे नए प्लांट्स में फेवरेबल कंडीशन के अंदर। बेनिफिट्स क्या है इसके, प्लांट कैन बियर फ्लावर, फ्रूट
अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, यानी इसमें क्या होगा कि प्लांट्स में फ्लावर फ्रूट जल्दी आ जाएंगे किनके मुकाबले, उनके मुकाबले जो सीड से निकलेंगे। ग्रोइंग बनाना और ऑरेंज रोज जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, इसमें क्या होगा जैसे बनाना ऑरेंज रोज जैस्मिन इन सबको हम इनसे ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इनमें सीड्स नहीं आते हैं। जेनेटिकल सिमिलरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट्स, इसमें क्या होता है जेनेटिकल यानी जेनेटिक्स सिमिलर रहते हैं प्लांट्स में, जैसे कि शुगर केन रोज ग्रैप्स बाय लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। शुगर केन रोज ग्राफ्स जैसे हम इनकी क्या कलम काट के लगा देते हैं सॉइल में, उससे ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये किससे ग्रो होते हैं, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, when reproduction takes place as a result of fusion between two gametes, one from each parent, it is called sexual reproduction। sexual reproduction में क्या होगा, ये किससे होगा, फ्यूजन होगा जब दो गैमेट्स का जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट से आएंगे, इसी को क्या कह रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन बिटवीन टू गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। The formation of gametes involve exchange of chromosomal genetic fragmentation between homologous chromosomes causing genetic recombination which leads to variation। यानी गैमेट्स के फॉर्मेशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है किसका, क्रोमोसोम्स का, और इससे क्या बनता है फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है इससे, और इससे क्या आता है, वेरिएशन आता है। इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। It occurs mostly in flowering plants. In fact, flowers are reproductive organ of plant। ये किस में होता है, फ्लावरिंग प्लांट में, यानी जिनमें फूल लगते हैं, और फूल क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट्स का। इसके बाद है फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन एंड कार्पसल प्रेजेंट, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि स्टेमन और कॉर्पसल है। और इसका एग्जांपल क्या है, हिबिस्कस और मस्टर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। इसके बाद है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है जैसे पपाया या वाटरमेलन। तो यहाँ पे दिया भी गया है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो सबसे ऊपर है स्टाइल, फिर है फिलामेंट, पीटल, सेपल, ओव्यूल्स, ओवेरी और ये पिस्टिल। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया है। अ टाइपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन होल्स नेमली कैलिक्स, सेपल, कोरोला, पेटल्स, एंडोसियम, स्टेमन्स एंड जाइनोसियम, कार्पसल। ये चारों पार्ट उसमें प्रेजेंट होते हैं फ्लावर में। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर पे। तो स्टेमन और कार्पल, तो स्टेमन क्या हुआ, स्टेमन है मेल पार्ट जिसमें होता है फिलामेंट और एंथर, और कार्पल है फीमेल पार्ट जिसमें होता है स्टाइल और स्टिग्मा और ओवेरी। तो एंथर से क्या आता है, मीजियोस निकलता है जो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, और ओवेरी से निकलता है एग सेल। Pollen grains of flower transfer to stigma of carpel of same flower, self pollination। जब pollen grains क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे कहां से, स्टिग्मा से कार्पल में, तो इसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी सेम प्लांट में होगा जब ऐसा, तो इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और टू द कार्पल ऑफ अनदर फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर पोलन ग्रेन्स उड़ के किसी दूसरे फ्लावर के कार्पल में गए तो ये क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, यानी सेम फ्लावर में हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे फ्लावर में हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलेंस इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। ये ट्रांसफर ऑफ पोलेंस कैसे होता है, अचीव होता है विंड से, वाटर से या एनिमल्स से। आफ्टर पॉलिनेशन द पोलन ग्रेन्स रीच टू एग सेल इन फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। यानी पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, पोलन ग्रेन्स कहाँ जाते हैं, एग सेल में जाते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, पोलन ट्यूब। इसके बाद हम आते हैं फर्टिलाइजेशन। The fusion between pollen grain and female egg cell, it occurs inside ovary, zygote is produced in this process। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब फ्यूजन होगा किसके बीच में, पोलन ग्रेन्स और फीमेल एग सेल के बीच में, वो ये कहाँ होता है, ओवेरी में होता है, उसमें प्रोड्यूस होता है जाइगोट, इसमें प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे दिया है इसका डायग्राम, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, पोलन ग्रेन्स सबसे ऊपर है, फिर पोलन ट्यूब है,
फिर ओवेरी वॉल है, फिर यहाँ पे फ्यूचर सीड कोट, यानी जो सीड कोट होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट है, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिंड्रेगिड्स एंड माइक्रोपाइल, ये सब यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर है जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन ओव्यूल। जाइगोट क्या होता है, सेवरल टाइम डिवाइड होता है और क्या फॉर्म करता है, एम्ब्रियो फॉर्म करता है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ सीड। ओव्यूल क्या डेवलप कर लेता है, टफ कोट डेवलप कर लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओवेरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। ओवेरी क्या होती है, बहुत तेजी से ग्रो होती है और क्या फॉर्म करती है, फ्रूट फॉर्म करती है। while the seed contain the future plant or embryo which develop into seedling under suitable conditions। और जो सीड होता है उसमें क्या होता है, फ्यूचर प्लांट होता है या एम्ब्रियो होता है जो डेवलप होकर एक प्लांट बन जाएगा बाद में। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, और इसको क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम आते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में। तो पहला है ह्यूमन यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ह्यूमन क्या यूज करते हैं, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। It needs sexual maturation which includes creation of germ cell that egg in female and sperm in male partner. In this period of sexual maturation is called puberty। यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, सेक्सुअल मैच्योरेशन चाहिए, यानी सेक्सुअली मैच्योर होने चाहिए दोनों मेल एंड फीमेल। तो फीमेल में कैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, जब उसमें एग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, और मेल में कैसे आती है, जब स्पर्म डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। और ये कब होता है, ये प्यूबर्टी में शुरू हो जाता है। ह्यूमन बींग्स हैव अ वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। द फॉर्मेशन ऑफ मेल जर्म सेल स्पर्म टेक्स प्लेस इन टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी जर्म सेल जो मेल में होते हैं कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं टेस्टिस में, और इन जर्म सेल को हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। Actually, a pair of testes are located inside scrotum situated outside the abdominal cavity. It is meant to keep relative a lower temperature needed for production of sperm by testes। यानी टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्कोट्रम के अंदर, और इसमें टेम्परेचर कैसे होना चाहिए, लो होना चाहिए स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। Moreover, testes release a male sex hormone called testosterone whose function is to। टेस्टिस क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, जिसका क्या फंक्शन होता है, पहला रेगुलेट दी प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इससे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। दूसरा ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, इससे क्या आएगा, बॉयज में चेंज आएगा जो कब दिखेगा, प्यूबर्टी के टाइम पे दिखेगा। अब हम आते हैं द स्पर्म along with secretion of prostate gland and seminal vesicle together constitute semen which is released and made to enter into the female genital tract during copulation। यानी जो स्पर्म होता है उसमें क्या क्या होता है, वो सेक्रेशन होता है उसका प्रोस्टेट ग्लैंड से, और उसमें सेमिनल वेसिकल होता है जो मिलके बन जाता है, सीमन बन जाता है मिलके, और जो रिलीज होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ड्यूरिंग किसके दौरान, कॉपुलेशन के दौरान। तो ये था हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, पहला है फैलोपियन ट्यूब, फिर है फ्यूनल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओवेरी है, उसके बाद है यूट्रस, फिर है कर्विक्स, और फिर है वेजाइना। तो ये बनाने के लिए आ सकता है आपको एग्जाम में। उसके बाद है द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इनटू ओवेरीज अ पेयर ऑफ विच इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमिनल। तो फीमेल में क्या बनता है, एग्स बनते हैं ओवेरीज में, जो कि लोकेटेड होते हैं दोनों साइड में एब्डोमिनल के। When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs। जब कोई लड़की पैदा होती है तो उसमें पहले से ही प्रेजेंट होते हैं थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग्स। At the puberty, some of these eggs start maturing. One egg is produced every month by one of the ovaries। जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो एग क्या होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हर एक महीने में एक एग रिलीज होता है बाय द ओवेरी। द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवेरी टू वोम थ्रू अ फैलोपियन ट्यूब। एग कहाँ से कैरी किया जाता है, ओवरी से वोम में कैरी किया जाता है, किसके थ्रू, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू। These two fallopian tube unite into elastic bag like structure known as uterus। तो ये दोनों फैलोपियन ट्यूब मिलके क्या बनाती है, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या कहते हैं,
यूट्रस कहते हैं। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना कर्विक्स थ्रू दी कर्विक्स, यानी यूट्रस कहाँ ओपन होता है? वेजाइना में ओपन होता है, किसके थ्रू? कर्विक्स के थ्रू। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। द फर्टिलाइज्ड एग इज आल्सो कॉल्ड जाइगोट गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहते हैं? जाइगोट भी कहते हैं। और ये कहाँ इम्प्लांट हो जाता है? लाइनिंग ऑफ यूट्रस में। स्टार्ट डिवाइडिंग, और किस में स्टार्ट डिवाइडिंग हो जाता है? मतलब डिवाइड होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली यूट्रस इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नॉरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो, यानी यूट्रस में क्या होता है? ब्लड की सप्लाई होती है, जिससे क्या होता है? जो एम्ब्रियो होगा वो ग्रो होना शुरू हो जाएगा, यानी उसे न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा। इफ जाइगोट इज नॉट फॉर्म द इनर वॉल ऑफ यूट्रस ब्रेक्स विच कॉजेज ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, यानी कि अगर यूट्रस फॉर्म नहीं होगा तो जो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस है वो क्या हो जाती है? वो फूल जाती है, और उससे क्या होता है? ब्लीडिंग होती है शुरू, किसमें? वेजाइना में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। इट occurs at regular interval of 28 days, और ये क्या होता है? रेगुलर इंटरवल यानी 28 डेज में रेगुलरली होता है। द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। एम्ब्रियो को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, कहाँ से? मदर के ब्लड से। किसकी मदद से? एक स्पेशल टिश्यू की मदद से, जिसको क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। ये क्या प्रोवाइड करता है? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्यों? ताकि जो एम्ब्रियो है उसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलता रहे। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड टू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। सिमिलरली क्या होता है कि जो एम्ब्रियो वेस्ट क्रिएट करेगा वो कहाँ आ जाएगा? मदर के ब्लड में। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द यूट्रस। चाइल्ड क्या होता है? फिर बॉर्न हो जाता है, किससे? जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का, किसमें? यूट्रस में। आफ्टर 9 months, 9 महीने के बाद, ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड मदर्स वोम, इट इज आल्सो कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। जब उसका फुल्ली वो डेवलप हो जाता है 9 मंथ में, जो एम्ब्रियो था वो चाइल्ड बन गया, और 9 मंथ के बाद क्या हो जाता है? वो बॉर्न हो जाता है, किससे? जो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन है मसल का यूट्रस में। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसके बाद है द सेक्सुअल साइकिल इन वुमेन कंटिन्यूज अप टू एज ऑफ 45 to 50 years आफ्टर द ओवरी डू नॉट रिलीज एग। दिस स्टेज इज कॉल्ड मेनिपोज, यानी कि जो सेक्सुअल साइकिल एक वुमेन में कब तक चलती रहती है? 45 to 50 years तक चलती रहती है। उसके बाद ओवरी एग रिलीज नहीं करती है, और इस स्टेज को क्या कहते हैं? मेनिपोज कहते हैं। इट आल्सो मार्क्स द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन, यानी इसके बाद क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है वुमेन्स में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव, दैट इज फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड बिहेवियरली। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है? टोटल वेलबींग, यानी फुल्ली फिट होना, किसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियर, इन सब चीजों में फुल्ली फिट होना। कॉन्ट्रासेप्शन, इसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन पे। इट इज अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या है? अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड करना, इसी को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन। इट कैन बी अचीव्ड बाय, ये कैसे अचीव किया जाता है? तो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यहाँ पे दिए हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, दूसरा सर्जिकल मेथड, तीसरा है केमिकल मेथड। तो फिजिकल बैरियर में क्या है? टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग। इसमें हम क्या प्रिवेंट करते हैं? यूनियन किसका? स्पर्म और एग का। यूज ऑफ कॉन्डोम्स, डायफ्राम एंड सर्वाइकल कैप्स। इसमें क्या यूज करते हैं? कॉन्डोम्स, डायफ्राम और सर्वाइकल कैप्स यूज करते हैं। फिर हम आते हैं सर्जिकल मेथड पे। ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन इन वेसेक्टोमी, द वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। इसमें क्या किया जाता है? वास्ट डिफरेंस जो मेल की होती है उसे ब्लॉक किया जाता है, ताकि स्पर्म का ट्रांसफर ना हो। इन ट्यूबेक्टोमी, द फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट द एग टू रीच द यूट्रस। इसमें क्या होता है कि टेबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक किया जाता है, ताकि एग यूट्रस में ना पहुंचे। कॉपर टी और लूप इज प्लेस्ड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर टी और लूप कहाँ प्लेस किया जाता है? यूट्रस में प्लेस किया जाता है, ताकि प्रेगनेंसी ना हो। फिर हम आते हैं केमिकल मेथड में। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव चेंजेस टू बैलेंस दी हार्मोनल बैलेंस
to check egg release in females. OCGs cause side effect. इसमें क्या होता है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस किया जाता है, यानी हार्मोनल चेंज किया जाता है ताकि एग रिलीज ना हो, और ये क्या होता है, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसके बाद है हेल्थी सोसाइटी नीड्स अ बैलेंस सेक्स रेशियो दैट कैन बी अचीव बाय एजुकेटिंग द पीपल टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फोर्टिसाइड प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी जो हेल्थी सोसाइटी है उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस सेक्स रेशियो होना चाहिए, यानी जितने नंबर ऑफ मेल्स हैं उतने नंबर ऑफ फीमेल्स होने चाहिए। ये कैसे अचीव किया जा सकता है, ये अचीव किया जा सकता है जैसे माल प्रैक्टिसेस इनको अवॉइड करके, जैसे कि फीमेल फोर्टिसाइड या प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, इन सबको अगर हम अवॉइड करें तो ये हमें मिल जाएगा बैलेंस सेक्स रेशियो। इसके बाद है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो इसमें दो हैं, पहला है वायरल एसटीडीज एंड दूसरा है बैक्टीरियल एसटीडीज। तो वायरल एसटीडीज में HIV एड्स, एंड बैक्टीरियल एसटीडीज में साइफिल्स और गोनोरिया। एसटीडीज आर कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ये कैसे कम्युनिकेट होती हैं, जब अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं। इसी के साथ ही रिप्रोडक्शन होता है खत्म। तब क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन तो आपके पास है नहीं, तो हम हेरिडिटी पढ़ेंगे। सबसे पहले है जेनेटिक्स, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या है, ब्रांच है साइंस की जो किसके साथ डील करती है, हेरिडिटी के वेरिएशन के साथ डील करती है। हेरिडिटी इट मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ फीचर्स कैरेक्टर ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन फीचर्स है किसका, जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं पेरेंट्स के, उनके यंग वंस या उनके बच्चों में आना, ये क्या होती है, हेरिडिटी होती है। फिर है वेरिएशन, द डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पॉपुलेशन आर कॉल्ड वेरिएशन। वेरिएशन क्यों आता है, वेरिएशन इंडिविजुअल स्पीसीज में आता है, यानी जो पेरेंट्स से और जो उनके यंग वंस होंगे उन दोनों में वेरिएशन आएगा, वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। इसके बाद है मेंडल एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस। अब आते हैं हमारे पास मेंडल और उनका जो काम है इनहेरिटेंस पे। तो सबसे पहले ग्रेगोर जॉन मेंडल, तो ये साइंटिस्ट थे, स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने किस पे किया था, प्लांट की ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। प्लांट सेलेक्टेड बाय मेंडल, इन्होंने कौन से प्लांट सेलेक्ट किए थे, पीसम स्टेवियम, यानी जो मटर के पौधे होते हैं, गार्डन पी। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर गार्डन पी, इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर यूज किए गार्डन पी के लिए। तो यहाँ पे दिया भी है टेबल ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स 7 पार्ट्स। तो इन्होंने क्या क्या यूज किया था, कलर, पोजीशन, शेप, कलर और हाइट। तो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट्स हमारे पास आते हैं। तो फ्लावर कलर पर्पल एंड वाइट, फिर उन्होंने लिया था फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, फिर सीड कलर येलो ग्रीन, फिर सीड शेप राउंड रिंकल्ड, फिर उन्होंने लिया था पोड शेप इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड, और फिर पोड कलर ग्रीन और येलो, हाइट ऑफ प्लांट टॉल और ड्वार्फ। तो मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल conduct a series of experiment in which he crossed the pollinated plant to study one character at a time। इन्होंने क्या किया, प्लांट का क्रॉस पोलिनेशन कराया और वन कैरेक्टर एट अ टाइम को स्टडी किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब हमारे पास आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्रॉस बिटवीन 2 पी प्लांट विद 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग द कैरेक्टर्स। यानी इन्होंने क्या कराया, क्रॉस कराया, लेकिन कैसे कि टॉल और शॉर्ट प्लांट्स हैं, जैसे एक की हाइट ज्यादा एक की कम, ऐसे प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन क्या थी, टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट को हमने किससे डिनोट किया, टी से, और ड्वार्फ प्लांट को स्मॉल टी से। तो हमें क्या मिला, टी ऑल टॉल प्लांट, यानी जो पहली जनरेशन थी उसमें क्या मिला, सारे टॉल प्लांट मिले। तो इसमें यानी जो डोमिनेंट ट्रेट हुआ वो क्या हुआ, टॉल प्लांट्स का हुआ, और रेसेसिव स्मॉल प्लांट्स का। उसके बाद इनके बीच में जो फर्स्ट जनरेशन आई उसके बीच में उन्होंने फिर से सेल्फ पोलिनेशन कराया, यानी टी स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में सेल्फ पोलिनेशन, और यहाँ भी स्मॉल टी और कैपिटल टी के बीच में सेल्फ पोलिनेशन। तो क्या मिला, जो सेकंड जनरेशन थी यानी F2 जनरेशन में हमें मिला कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी। यानी F2 जनरेशन में 3 तो हमें टॉल प्लांट मिले और 1 शॉर्ट प्लांट मिला। यानी इसके बाद जो फिनोटाइपिक रेशियो क्या है, 3:1।
तो ये F2 जनरेशन के लिए था। इसके बाद है कैरेक्टर एंड डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट, यानी सीड का शेप है राउंड रिंकल्ड, सीड कलर है येलो ग्रीन, फ्लावर कलर है वायलेट वाइट, पोड शेप है फुल और कॉन्ट्रिक्स्टेड, पॉड कलर है ग्रीन और येलो, फिर फ्लावर पोजीशन है एक्सियल और टर्मिनल। इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, उसका डायग्राम दिया है। स्टेम की हाइट है टॉल ड्वार्फ। अब इसके बाद है बोथ डोमिनेंट जीन बोथ रेसेसिव जीन, और इसमें क्या कराया, इसमें भी फिर एक हमने लिया जो रेसेसिव और एक डोमिनेंट। तो इसके बाद फिनोटाइपिक रेशियो तो हम देख चुके हैं। इसके बाद है ऑब्जर्वेशन, तो हमने जो ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या ऑब्जर्वेशन मिली। ऑल F1 प्रोगेंसिव वर टॉल, यानी जो F1 जनरेशन थी उसमें क्या थे, सारे टॉल थे। F2 प्रोगेंसिव 1/4 वर शॉर्ट, यानी उसमें 3 तो टॉल थे लेकिन एक क्या था, एक शॉर्ट था। फिर फिनोटाइपिक रेशियो F2 में क्या था, 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। इसके बाद है कंक्लूजन, तो ये ऑब्जर्वेशन। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। टी एंड कैपिटल T स्मॉल t both are tall plants while T small t is a short plant। तो ये पहला कंक्लूजन था। दूसरा, a single copy of T is enough to make the plant tall while both copies have to be small t for the plant to be short, यानी एक सिंगल कॉपी जो टॉल प्लांट की होगी वो क्या है, इनफ है एक टॉल प्लांट बनाने के लिए, जबकि एक शॉर्ट प्लांट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों शॉर्ट प्लांट चाहिए। Character traits like capital T are called dominant traits because it itself, and T are called small t are called recessive traits because it remains suppressed। तो जो कैपिटल T है वो क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, यानी क्योंकि टॉल से एक ही टॉल हमें चाहिए टॉल बनाने के लिए, और शॉर्ट बनाने के लिए 2 शॉर्ट हमें चाहिए। तो जो स्मॉल टी वो क्या है, रेसेसिव ट्रेट है। अब है डाई हाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस measure between two plant having two pairs of contrasting character is called hybrid cross। यानी ऊपर तो था मोनो हाइब्रिड, यानी हमने एक एक प्लांट लिया, एक टॉल एक शॉर्ट। डाई हाइब्रिड में क्या लेंगे, 2 टॉल और 2 शॉर्ट लेंगे। तो यहाँ पे दिया है। अभी हमने क्या लिए, सीड्स लिए, राउंड ग्रीन सीड और रिंकल येलो सीड। तो गैमेट्स यहाँ पे हैं। जो राउंड ग्रीन सीड है उसको क्या लिया, कैपिटल R, और जो येलो है उसको कैपिटल Y से। फिर येलो रिंकल सीड को स्मॉल r और स्मॉल y से। फिर हमने F1 जनरेशन में क्रॉस कराया, तो कैपिटल Y स्मॉल y क्रॉस कराया, तो कैपिटल R कैपिटल Y, यानी राउंड येलो हमें मिला F1 में। इसके बाद है F1 के बीच में हमने फिर से क्रॉस कराया, तो हमें क्या मिला, कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये सारे हमें मिले इसमें F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो है, राउंड येलो कितने हैं 9, राउंड ग्रीन है 3, रिंकल्ड येलो कितने हैं 3 और रिंकल्ड ग्रीन है 1। एंड जीनोटाइपिक रेशियो में है कैपिटल R कैपिटल Y है 1, यानी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y है 2, और कैपिटल R कैपिटल Y कितने हैं 2। एंड कैपिटल R स्मॉल y है 1, एंड कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y है 4, यानी कैपिटल R स्मॉल y कितने हैं 2। ये हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले जो हमने राउंड रिंकल्ड उनके हिसाब से हमने कैपिटल और स्मॉल लिया है। इसके बाद स्मॉल r कैपिटल Y है 1, एंड स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y है 2, एंड स्मॉल r स्मॉल y है 1, यानी रेशियो है 1:2:1:4:1:4:4:1:2:1। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्वेशन ली, व्हेन कैपिटल R कैपिटल Y was crossed with small r small y in F1 generation, all were कैपिटल R कैपिटल Y राउंड एंड येलो सीड्स। यानी जब हमने फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस कराया तो क्या मिले, सारे के सारे राउंड और येलो मिले। सेकंड, सेल्फ पोलिनेशन ऑफ F1 प्लांट्स गिव पेरेंटल फिनोटाइप टू मिक्सचर रिकॉम्बिनेंट्स राउंड रिंकल्ड ग्रीन येलो सीड प्लांट। यानी जब सेल्फ कॉम्बिनेशन कराया F1 में तो क्या मिला, राउंड रिंकल और ग्रीन येलो सीड्स मिले। इसके बाद है कंक्लूजन, राउंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स, यानी जो राउंड येलो सीड्स हैं वो कैसे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं।
दूसरा कंक्लूजन, occurrence of new phenotypic combination so that genes for round yellow seeds are inherited independently of each other। यानी जो न्यू phenotypic combination में हमें क्या मिले, राउंड येलो मिले, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो ये था हमारे पास मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब हम आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में। फेनोमेना ऑफ डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफ स्प्रिंग। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि हम एक ऑफ स्प्रिंग का सेक्स डिटरमाइन कर पाए। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन? इन्वायरमेंटल और जेनेटिक्स, यानी दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्वायरमेंटल में इन सम एनिमल द टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड द जेंडर। यानी कुछ एनिमल्स में क्या होता है, टेम्परेचर डिसाइड करता है फर्टिलाइज्ड एग में कि क्या जेंडर होगा। और जेनेटिक्स में इन सम एनिमल लाइक ह्यूमन जेंडर और इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोमल कॉल्ड सेक्स, डिसाइड करेंगे कि क्या सेक्स होगा। जैसे इन्वायरमेंटल में क्या एग्जांपल है, टर्टल, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स होंगे XX XY। तो सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, out of 22 chromosome pairs are called autosomes, and last pair of chromosome that help in deciding gender of that individual are called sex chromosome। यानी ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है, 22 पेयर तो होते हैं ऑटोजोम, और एक पेयर क्या करता है, सेक्स डिसाइड करता है। वो क्या होता है, XX होगा तो फीमेल, XY होगा तो मेल। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, तो पेरेंट्स, फादर में क्या होता है, फादर में होता है XY और मदर में XX। तो XY XX, अगर जाइगोट में क्या आया, XX आया तो फीमेल बनेगा, XX आया तो फिर से फीमेल बनेगा, और XY आया तो मेल। यानी 50-50% प्रोबेबिलिटी है कि मेल होगा या फीमेल। दिस शोज दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी गर्ल्स। यानी ये क्या शो करता है कि हाफ क्या प्रोबेबिलिटी है चाइल्ड की कि वो गर्ल होगा, और हाफ प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉय होगा। ऑल चिल्ड्रन विल inherit an X chromosome from their mother regardless whether they are boys or girls। यानी सारे चिल्ड्रन में क्या आएगा, मदर से X ही आएगा, और फादर से X या Y कुछ भी आ सकता है। अगर Y आए तो बॉय और X आए तो गर्ल। Thus sex of a child will be determined by what they inherit from their father, not from their mother। यानी जो चाइल्ड का सेक्स होगा किस चीज से डिटरमाइन होगा, वो डिटरमाइन होगा कि वो फादर से क्या इनहेरिट करता है। तो ये था हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन। इसी के साथ ही ये हमारे पास हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन होता है खत्म, क्योंकि एवोल्यूशन आपके सिलेबस में है नहीं। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।